वेलकम वेलकम। ये जुगनी वो है जो कि जुगनी इस टाइप की है कि वो जब व्हेन यू लिसन टू इट तो एक ना माहौल सेट हो जाता है, एक मूड आपका ओरिजिनल, एब्सोल्युटली खालिस बिल्कुल। लेकिन इजंट इट लाइक अ लिटिल बिट ऑफ मूड सेटिंग? इट इज मूड सेटिंग। मेरा दिल कर रहा था चिमटा जो है ना हमारे बैकग्राउंड में आज बजता है। कुछ मैंने देखे हमारे जो कैमरा हजरात हैं पीछे पे, तो उनकी भी मूवमेंट हमें नजर आ गई थी। अच्छा जी, बट कमिंग बैक टू आवर टॉप स्टोरीज एंड व्हाट एक्चुअली और कोई आप बात ही नहीं कर सकते आजकल पाकिस्तान में। बात ही सारी है या तो PSL की बात होती है या फिर कि ये हो क्या रहा है विज़ावी पाकिस्तान इंडिया। तो थोड़ा सा आपको बैकड्रॉप भी देते हैं और उसके बाद हम जरा डिटेल में बात करेंगे। भारतीय पायलट को रिहा करने का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान सियासी, सफारती और जंगी हर मैदान में भारत को चारों शाने चित कर रहा है और कौम का इत्तेहाद देखने वाला है। भारतीय जारियत और दरअंदाजी के बाद पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान आज गिरफ्तार भारतीय पायलट को रिहा कर देगा। पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन हमारी मुज़ाकरात और अमन की कोशिशों को भारत कमज़ोरी ना समझे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय हमले का उतना जवाब दिया जितना ज़रूरी है। जंग के महाज पर भारत के दांत खट्टे करने के बाद पाकिस्तान ने अमन के रास्ते पर भी जुर्रतमंदाना पेशरफ्त की है। अमरीकी सदर समेत कई आलमी रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म इमरान खान की अमन कोशिशों को सराहा। मुत्तहिदा अरब अमारात के वली-ए-अहद और तुर्क सदर ने इमरान खान को फ़ोन करके यकजहती का इजहार किया। सिफारती महाज पर हर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर पजीराई की जा रही है। इसी पे हम बात करते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मज़हर साहब, पजीराई की जा रही है पाकिस्तान के मौक़िफ़ की और साथ ही साथ लाहौर से हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने भी। सो हम मज़हर साहब आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। पूरा जो अब तक सिनेरियो रहा है इसमें पाकिस्तान के स्टांस की पजीराई हासिल हो रही है इसे, और अब जो कल फैसला किया, सबसे पहले तो ये बता दीजिए, ओवरवेलमिंग रिस्पांस तो ये था कि हाँ अच्छी बात है, बड़ा अच्छा गुडविल जेस्चर है, लेकिन बॉर्डर के उस पार से जो फिर आवाज़ें आती हैं वो कुछ डिस्टर्ब करती हैं हमारे लोगों को भी। आप क्या कहते हैं? देखिए, मुश्किल फ़ैसले जो है वो मकबूल लीडर ही लिया करते हैं। ये कोई आसान फ़ैसला नहीं था। बहुत सा अभी आप देखें सोशल मीडिया पे बहुत सी तनकीद आ रही है, बहुत से ये वो आ रहा है कि जी शायद अभी रिलीज़ नहीं करना चाहिए था, कुछ अरसे बाद रिलीज़ करना चाहिए था। लेकिन एक मुश्किल फ़ैसला था, किया, एक मुश्किल फ़ैसला किया, दुनिया को बताया और पहले दिन से बता रहे हैं कि पाकिस्तान अमन चाहता है। देखिए, बड़ा वाज़ेह फ़र्क मैं आपको बताऊँ इस वक्त इंडियन माइंडसेट और पाकिस्तानी माइंडसेट का, इंडियन लीडरशिप का और पाकिस्तानी लीडरशिप का। एक तरफ नरेंद्र मोदी की मनफी सियासत जो है उसकी हाई रेटिंग्स जा रही हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉजिटिव और अमन की जो है वो हाई रेटिंग्स जा रही हैं। तो एक तरफ जंगी जुनून को रेटिंग्स मिल रही हैं और एक तरफ अमन और शांति को रेटिंग मिल रही है। ये बड़ा वाज़ेह फ़र्क है कि पाकिस्तान जिसको एक एक्सट्रीमिस्ट जो है राइजिंग एक्सट्रीमिस्ट स्टेट कहा जाता था, ये कहा जाता था कि जी ऐसा ना हो कि पाकिस्तान ने एटम बम बना लिया, ऐसा ना हो कि दहशतगर्दों के हाथ लग जाए, इंतहा पसंदों के हाथ लग जाए। उसके मुकाबले में अगर आप भारत देखें तो भारत में तो इंतहा पसंदों के हाथ वो लग चुका है वहाँ तो। और दोनों माइंडसेट्स आप देखें और उसमें इंडियन मीडिया माइंडसेट भी देख लें, पाकिस्तानी मीडिया माइंडसेट भी देख लें, बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है कि इंडिया में इंतहा पसंदी बढ़ रही है, पाकिस्तान में इंतहा पसंदी पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ख़त्म हो गई है, लेकिन दहशतगर्दी पे आपने काबू पाया। आपकी जो और सबसे बुनियादी फ़र्क पाकिस्तान और इंडिया में, हमेशा से मैं ये बात करता हूँ कि पाकिस्तानी सोसाइटी में ज़रूर एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट पाया जाता है, एक माइंडसेट पाया जाता है, लेकिन वो कभी भी आपकी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं रहा। उसके मुकाबले में भारत में जो एक्सट्रीमिज़म पाया जाता है, जो एक्सट्रीमिस्ट सोच पाई जाती है, इंतहा पसंदाना सोच पाई जाती है, उसको इलेक्टोरल सपोर्ट भी हासिल है। राइट। इसीलिए बीजेपी वहाँ की इस वक्त रूलिंग पार्टी है, जबकि पाकिस्तान में आप एक मिसाल नहीं बता सकते कि कभी भी पाकिस्तानी वोटर्स ने एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट को वोट दिया हो। ये बड़ी बुनियादी फ़र्क है और इसीलिए जो जेस्चर्स हैं पाकिस्तान की तरफ से, जो पाकिस्तान ने मुसलसल, न सिर्फ ये कि कल पहले दिन से
और चाहे वो मौजूदा हुकूमत हो या इवन माजी की हुकूमतों हो, हमने हमेशा कोशिश की है कि इंडिया के साथ बेशक मज़हर साहब एज ए नेबर, बिल्कुल बेशक मज़हर साहब, यू आर वेरी राइट। और इफ़ सोशल मीडिया आजकल के दौर में, इफ़ सोशल मीडिया इज़ अ पैरामीटर, तो उससे भी आपको पता चल जाता है कि आवाम जो है, पाकिस्तान की आवाम क्या सोच रही है और वहाँ की आवाम क्या सोच रही है। वील इन्वॉल्व न्याजी साहब इन दिस कॉन्वर्सेशन एज वेल। न्याजी साहब, ये इंडिया के पायलट की रिहाई के हवाले से कुछ हल्के कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने शायद कुछ ज़्यादा जल्दी की है और कुछ शायद वक्त ले लेते, कम से कम भारत से कुछ तो मनवाना चाहिए था। तो आप इस फैसले के साथ हैं, आप क्या कहेंगे? मेरा जो पहला रिएक्शन था, मैं तो बहुत इस जेस्चर को अप्रिशिएट किया, बल्कि उससे पहले भी मेरा ख्याल था कि जैसे उस जो आर्मी जो हमारे ISPR के DG ISPR ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मेरा ख्याल था उसी में अनाउंस कर देना चाहिए था। ये तो था इमीडिएट जेस्चर और ये फहम अक्ल में आने वाली बात थी। लेकिन जब कल इंडिया के, भारत के 3 जो फोर्सेस के चीफ्स और फिर नरेंद्र मोदी का अपना जो बयान आया कि ये एक ट्रेलर था, ये एक पायलट प्रोजेक्ट था और अभी जो है एक फिल्म चलनी है, या एक जो पूरा, या वो उन्होंने बल्कि लफ्ज़ यूज़ किया कि पायलट प्रोजेक्ट बात कहा, तो ये तो प्रैक्टिस थी, यानी कि अभी मैच खेलना है। तो उसके बाद और फिर एक जिसको कहना हाइंडसाइट का जो की सहूलत जो है इस वक्त मुझे, उसमें तो जो है मेरा ख्याल है कि ये जैसे जो है ये अब उस वक्त ही अप्रिशिएट किया जाएगा, जैसे मज़हर साहब ने कहा, वक्त गुजरने के साथ, जब इसके जो अमलन जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो मुस्बित हो या पॉजिटिव हो। ये ज़रूर है कि जी इसके फ़ौरन बाद रिएक्शन एक आया सोशल मीडिया पे भी और मेन मीडिया पे भी, और ख़ास से सिक्का बंद किस्म के जय्यद दानिशवरों ने पाकिस्तान के जो बैलेंस जहन रखते हैं उनसे भी, और जो थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट जहन रखते हैं उनसे भी आया है कि इसको नहीं छोड़ना चाहिए था। क्योंकि देखिए सूरत हाल ये है कि मैं हिंदुस्तान के बारे में हमें एक बड़ी एक अजीब एक हमारा ये बयानिया चल रहा है कि जी नरेंद्र मोदी जो है वो एक इंतहा पसंद है, और अगर नरेंद्र मोदी को सीन से हटा दिया जाए तो शायद आसूदगी आ जाएगी, या नरेंद्र मोदी की बजाय कोई और लीडर होता तो ये ना करता। देखें 47-48 से ट्रेल है इंडिया की, नेहरू से लेके उसकी बेटी इंदिरा गांधी से लेके शास्त्री से लेके कोई एक भले मानस लीडर नहीं आया सिवाय चंद एक शॉर्ट स्पैन में के देसाई का कह लें या वाजपेयी का, जिसके अंदर वो भी आपको उस वक्त हालात ऐसे उन मुज़ाकरात में है। वगरना पाकिस्तान के अंदर जितना हमारी जो अंदरूनी साजिशें हुई या कश्मीर के अंदर जुल्म सितम इंदिरा गांधी के वक्त में हुआ या नेहरू के वक्त में हुआ, क्योंकि और जो उसके बाद वाक़यात है 1990 में हुआ, उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी जब ये मीर वाइज उमर फारूक के वालिद मीर वाइज फारूक जो बहुत बड़े लीडर थे उनको शहीद कर दिया गया। तो ये पूरी कहानी है। मैं नहीं समझता हूँ कि हमें ये जो बयान है वो कोई इस तरीके से लैंड कर रहा है कि जी कांग्रेस की हुकूमत आ जाए या कोई और आ जाए तो वहाँ इंतहा पसंद नहीं। पाकिस्तान के बारे में जो इंतहा पसंद सोच है उसमें यकसुई है, वो 47 से पाई जाती है और हमें शुक्र अदा करना चाहिए बारहा। ये यकीन है कि हर पार्टी जो है इलेक्शन में उसको कैश बिल्कुल। न्याय साहब, आपको पता है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कोशिशों और उनकी जो खिदमात हैं उनके हम सब मोतरफ है, लेकिन कल और आजकल का जो माहौल है उसमें ज़्यादा हमें एहसास हो रहा है कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया, और हमें अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा करना चाहिए कि वी आर नॉट टुगेदर और हमारा एक अपना मुल्क है, क्योंकि वहाँ जो जंगी जुनून की और जहनी कैफियत है इस वक्त एक साथ तो रहा नहीं जा सकता था। मज़हर साहब के पास जाना है, मीडिया की भी बात कर लेते हैं। साहब, एक तो हमारा जो फैसला है इसे भारतीय मीडिया ज़ाहिर है हमारी कमज़ोरी के तौर पर पोर्ट्रे कर रहा है, लेकिन उसको अगर हम कतई नज़र रखें, उसको ना देखें और उसको हम, वैसे तो हंसी आती है बहुत सी उनकी बातों पर, आलमी सतह पर जो पावर सेंटर्स हैं वर्ल्ड के या फिर आलमी मीडिया है वो हमारे जेस्चर्स को किस तरह से देख रहा है? उसको इदराक है कि हाँ इन दो पार्टीज में से पाकिस्तान इज प्लेइंग द रिस्पॉन्सिबल रोल या नहीं, हमारी कोशिशें वहाँ पर कुछ कमज़ोर हैं? देखिए, ये तो बात बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है कि इमरान खान का जो पिछले चंद दिनों में भी और ओवरऑल इस वक्त एंटी वॉर जो इमरान खान का एक मौक़िफ़ है उसको दुनिया में पजीराई मिली है, और फ्रॉम नन अदर देन डोनाल्ड ट्रंप। यानी अफ़गानिस्तान में इस वक्त जो पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है, अफ़गानिस्तान में जो, अच्छा ये कोई इमरान खान के पावर में आने के बाद की बात नहीं है,
इमरान खान की बहुत सी चीज़ों से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इस हवाले से उनका शुरू से एक मौक़िफ़ रहा है कि जंग मसलों का हल नहीं है, और अफ़गानिस्तान में भी जो है जंग से एक्सट्रीमिज़म बढ़ेगा। यही बात उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से भी की। जिस वक्त वो बरसर इख्तिदार आए उन्होंने पहली ये पोजीशन ली। ये अलग बात है कि जब आप पॉलिटिक्स में, इंटरनल पॉलिटिक्स में आप एक दूसरे के ख़िलाफ़ आस्तीनें चढ़ा लेते हैं। इमरान खान ने नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, नवाज़ शरीफ ने जब वाजपेयी को बुलाया या उसके बाद की जो सूरत हाल है उसमें हमें नज़र आता है कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिकल डायनामिक्स है, वो मुख्तलिफ है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में इंडिया के साथ टेंशन कभी भी इलेक्शन इशू नहीं रहा, और यही पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स हैं। हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत हैं, हमें इंतहा पसंदी के हवाले से बहुत सी चीज़ें ऐसी करनी है कि दुनिया को हम ये बावर करा सकें। असल चीज़ क्या है इस वक्त, आपकी फॉरेन पॉलिसी का मेन फोकस क्या होना चाहिए कि इंडियन एक्सट्रीमिस्ट जो सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट लीडर है उसके हाथ में न्यूक्लियर बटन है, और उसको रोकना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, ये दो व्यूज़ हो सकते हैं। अभी न्याजी साहब जो बात कह रहे थे कि जी हर पार्टी जो है इंडिया में वो सोच रखती है, मेरा ख्याल है इस हवाले से एक बड़ी वजह उसकी ये भी हो सकती है कि क्योंकि आपकी एक राइवल पार्टी जो पॉपुलर भी है बीजेपी, उसके पास वो एक एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट को लेके चल रही है, तो आप बिल्कुल एक यू टर्न उसमें नहीं ले सकते। अगर कांग्रेस वो यू टर्न लेगी तो कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है सूरत हाल। तो मेरा ख्याल है दोनों चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, जाहिर है आएगा क्रिटिसिज्म, शायद इंडिया की तरफ से और भी ज़्यादा हमें इस तरह की और मीडिया के हवाले से। मज़हर साहब, इफ वी मे ऐड एज वेल, जेस्चर जितने भी हो जाए, लेकिन जो सवालात दुनिया उठा रही है, कल आपने CNN पे भी इंटरव्यू देखा होगा शाह महमूद कुरैशी साहब का, क्रिश्चियन अमानपुर ने किया था। दीज आर वेरी इन्फ्लुएंसिंग किस्म के इंटरव्यूज जिनपे बड़े कैटेगोरिकली सवाल कुछ और पूछे गए थे। ऑल्दो हम चाहते हैं कि हमें रिहाई की, भारतीय इंडियन पायलट को जो रिहा कर रहे हैं उसकी जगह मिलनी चाहिए, लेकिन सवाल बड़े कटिंग है, खासतौर पे टेररिज्म के हवाले से। आपने बुनियादी फैसला ये करना है। हमने एक जनरली तो किया है, हमने बहुत से ग्रुपों को आउटलॉड डिक्लेयर किया है, कलअदम करार दिया, लेकिन महज कलअदम करार देना ही काफ़ी नहीं है। आपने सीरियसली इस चीज़ को देखना है कि आपके अंदर, आपकी सोसाइटी में, आपके माशरे में जो इंतहा पसंदाना सोच है, ये हमेशा मैं इस चीज़ से इख्तलाफ करता हूँ कि जी मदरसों को रिफॉर्म्स कर लें। मदरसों को नहीं, आप अपने पब्लिक स्कूल एजुकेशन को रिफॉर्म करें। बहुत अच्छी आपने बात की है। वी विल कंटिन्यू विद दैट, बट वी हैव टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। हफीजुल्लाह नया साहब लाहौर से हमारे साथ हैं, मज़हर साहब हमारे साथ कराची स्टूडियोज में मौजूद हैं, एक और मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन अभी एक इसी से जुड़ा और अहम मामला, अमेरिका हो या कोई और मुल्क, मोदी सरकार के सर से जंग का भूत उतर नहीं रहा है और ना ये आलमी ताकतें उतार पा रही हैं भूत। आलमी ताकतों की बड़ी नाकामी है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी खत्म करने की कोशिश कर रहा है और इस दौरान ज्यादातर तवज्जो सिफारती इक़दामात पर मरकूज है। पाक भारत कशीदगी पर बरतानवी वज़ीर आज़म टेरेसा मे ने मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर तशवीश जाहिर करते हुए दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव में कमी के लिए सालसी की पेशकश की है। दीगर आलमी रहनुमाओं ने भी कशीदगी में कमी पर जोर दिया है, मगर नरेंद्र मोदी अब तक अपने ही बिछाए हुए जंग के जाल में फंसे हुए हैं। मोदी जी जंग के मैदान में तो हार ही चुके हैं, और होश के नाखून ना लिए तो सिफाही भारत का मुकद्दर होगी। हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर तज्ज़ियेकार मोईद यूसुफ भी। मोईद, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ग्लोबली क्या असर पड़ रहा है ये जो हालिया कशीदगी है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। अब अगर भारत हालात ख़राब करने पर तुला ही हुआ है और ठीक नहीं करने पर तैयार, तो ये दुनिया के लिए कितना बड़ा मसला बन सकता है? देखिए, आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर जंग होती है तो दोनों ममालिक के पास चौरी हथियार हैं। ये इससे ज़्यादा ख़तरनाक जो है चीज़ वो किसी भी जंगी सूरत हाल में नहीं हो सकती। मेरे नज़दीक जो क्यूबा का एक बहुत बड़ा मसला, क्राइसिस 1962 की जो बात है रूस और अमेरिका के दरमियान, उसके बाद
ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का ही मामला है कि इतनी बात बढ़ गई है और अब जंग की बात हुई और जौहरी हथियारों की बात हुई, तो मुझे लगता है कि सूनर और लेटर बेटर सेंस विल प्रिवेल। ऑलराइट मोहित, थैंक यू। न्याजी साहब आपकी तरफ भी आएंगे। न्याजी साहब आपसे भी हम यही पूछना चाहेंगे कि पाकिस्तान की भरपूर कोशिश है, ऑब्वियसली सारी कोशिशें इसी तरफ हैं कि जंग बिल्कुल भी ना हो, लेकिन फिर भी आपको नज़र आ रहा है और हम सारों को नज़र आ रहा है कि भारत के बिल्कुल ये कोई बात असर नहीं करी। दे आर एडमेंट कि हमने कॉन्फ्रंटेशन करनी है और हमने आगे बढ़ना है। एटलीस्ट सारी स्टेटमेंट्स जो आ रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि अभी तो ये एक छोटी सी एग्जाम्पल था जो भी उन्होंने वर्ड यूज़ किए हैं, तो पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा मसला बन सकता है अगर इंडिया जरा बैकफुट पे ना आए तो। हुमा, पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि तारीख का सबक एक ही है। तारीख से किसी ने सबक नहीं सीखा। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो उससे पहले हो चुकी थी और उससे पहले कई खूनी और भयानक जंगें हो चुकी थी। इसलिए अगर ये समझें कि भारत जो है वो तारीख के अंदर जो वाक़यात हुए हैं उनसे वो सबक सीखेगा। अमेरिका ने वियतनाम से सबक सीख लिया था कि अफगानिस्तान में आया था। तो ये पहली बात ये ज़हन में रखें कि सबक तो नहीं सीखा जाएगा। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हिंदुस्तान के पास ये ऑप्शन है कि वो बैनुल-अक़वामी प्रेशर ले या ना ले। पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन नहीं है कि अगर बैनुल-अक़वामी प्रेशर आए तो शायद हम उसके आगे हमेशा कम कर जाएंगे। ये ज़रूर है कि जब हमें रिटेलिएट करना होगा और तंग आमद बजंग आमद, तो हमने कह दिया, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कह दिया है, हमारे अफ़वाज पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी आ गया है और बिल्कुल राइट आया है और सही आया है कि तंग आमद बजंग आमद हम रिटेलिएट का सोचेंगे नहीं, करेंगे। अब दूसरी बात यह है कि ये जो पुलवामा का जब इंसिडेंट हुआ तो किसको नहीं पता था कि बात किस तरफ जा रही है। हमारे जिसको कहना चाहिए सबसे पहले रिस्पॉन्ड हमारी अफ़वाज पाकिस्तान का होता है और बड़ा अच्छा होता है। उन्होंने बताया कि जी भारत से कि वार्न किया कि आप ना करें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नपे-तुले अंदाज में बड़ी जामे तकरीर की और कहा कि आप ना करें, और जिसका मैंने अभी रेफरेंस भी दिया है कि हम सोचेंगे नहीं, कर डालेंगे। अब ये हुआ, लेकिन आप एक बारीक चीज़ रखें कि उस वक़्त ये दुनिया की ताकत जो आज का एक्टिव है, इसकी एक मुजरमाना गफलत हमें सामने नजर आई है। किसी मुल्क ने एक दफा नहीं कहा, बल्कि पोम्पियो से लेके फ्रांस ने करारदाद दे दी, हर जगह से या एक टेसिट अप्रूवल आई है या खामोशी आई है या कुछ सख्त अल्फाज में कहा गया भारत के पास एक राइट है। भारत ने जैसे हमारे ऊपर ये एक जो सारी रवायात कानून की वायलेशन कर दे, पाकिस्तान के अंदर आकर उन्हें हमला किया, तो पूरी दुनिया सारी की सारी वो रेस्ट्रेन ये लफ्ज हमने कब सुना? ये हमने परसों सुना। पूरी दुनिया देख तो रही है, लेकिन ये लफ्ज ये कभी कह देते जी। न्याजी साहब मज़हर साहब से भी यही सवाल करते हैं जी, एक और पर्सपेक्टिव लेते हैं। चीज ऐड करनी है, सिर्फ दो बातें। जी दो बातें। उसमें एक बड़े हमें फिक्र ये था कि चाइना भी खामोश रहा जो 2017 में भूटान के ऊपर एक महीने। जी न्याजी साहब वी गॉट योर पॉइंट, और मदर साहब से भी हम बिल्कुल यही, टाइम बड़ा कम है एक्चुअली और ये पर्सपेक्टिव हम लेना चाहते हैं। मदर साहब आपसे भी यही पूछेंगे कि दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान ये एफर्ट्स कर रही है कि डिफ्यूज हो जाए सिचुएशन, मोदी इज हैविंग नन ऑफ इट, क्या रिएक्शन होगा दुनिया का इफ वी एक्चुअली गेट इनटू अ वॉर? और इंडियन मीडिया का एलिमेंट भी अगर आप वो भी हम डिस्कस करेंगे जस्ट अ बिट। देखिए सीधी सी बात है, दोनों जिस तरह अभी मोहित भी कह रहे थे कि दोनों दुनिया को पता है कि दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। दुनिया को पता है कि न्यूक्लियर स्टेट्स होने के और न्यूक्लियर स्टेट्स की जंग लड़ने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। वो सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में ही नहीं होंगे, वो इस खित्ते में होंगे और दुनिया में उसके असरात होंगे। तो ये तो मेरा ख्याल है सोचना ही बहुत महाल है। और मैंने लिखा भी था कि कुछ साल पहले जो सर्वाइवर्स आए थे कुछ हिरोशिमा और नागासाकी के, उनसे जब ये क्वेश्चन किया गया तो वो 98 की बात है और उसी दौरान आए थे जब पाकिस्तान और इंडिया ने 5 और 6 न्यूक्लियर एटम बम के धमाके किए थे। उन्होंने कहा आप तसव्वुर ना करें जंग का, क्योंकि हमने जंग देखी है। सिर्फ इतना कहूँगा कि देखिए, अगर अमेरिका और शुमाली कोरिया आज मुज़ाकरात कर सकते हैं, अमेरिका और तालिबान मुज़ाकरात कर सकते हैं,
तो पाकिस्तान और इंडिया क्यों नहीं कर सकते? बदकिस्मती से नरेंद्र मोदी बैलेट की लड़ाई बुलेट से जीतना, बुलेट से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और वही बात कि मसलों का हल क्या होगी, जंग तो खुद एक मसला है। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब एंड मोईद यूसुफ, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, हम ब्रेक ले रहे हैं and we'll see you in the next hour of Geo Pakistan. Good morning. Stay with us. Good morning. जी, अब आगे चलते हैं और आपको बताएं कि फ़ौज से लेकर सियासतदानों तक और फनकारों से लेकर खिलाड़ियों तक मादरे वतन के दिफा के लिए हम सब एक हैं। और कल हमने काफ़ी सेलिब्रिटीज़ से भी बात की थी और उनका भी आपको पर्सपेक्टिव दिया था, लेकिन इस जोश में भी हम जंग से नफरत और अमन से मोहब्बत करना नहीं भूलते। खिलाड़ी यूँ तो अमन के सफ़ीर होते हैं, लेकिन अपने वतन से मोहब्बत उन्हें इसलिए ज़्यादा होती है कि वो सारी ज़िंदगी अपने मुल्क के नाम और परचम की सरबुलंदी के लिए खेलते हैं, which is so true even for people like ourselves. We are nothing if we are not Pakistani from Pakistan. पाकिस्तान को जहां खेल के कई मैदानों में माया नाज खिलाड़ी मिले, वहीं हमारे खिलाड़ियों की अपने वतन से वाबस्तगी भी मिसाली है। भारत की जारियत के बाद बनने वाले माहौल में हर खिलाड़ी अपनी कौम और अफवाज के साथ खड़ा है। इसी पे बात करते हैं। ओलंपियन इस्लाहुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खुशामदीद कहेंगे उन्हें स्टूडियोज़ में। इस्लाहुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इससे पहले हमने देखा जो इंटरनेशनल मुकाबले भारत में हो रहे थे, भारत की ये डगर रही है कि भारत पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीज़े जारी नहीं करता। अगर फिल्म फेस्टिवल हो रहे हों तो पाकिस्तानी आर्टिस्टों को वीज़े जारी नहीं करता। और अब फिर इंटरनेशनल वर्ल्ड ओलंपिक्स कमेटी की तरफ से भी कुछ प्रेशर आया था और ये इंदिया दिया जा रहा था कि आइंदा भारत में मुकाबले कराने से पहले सोचा जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ रवैया बिल्कुल अक्सर मुख्तलिफ होता है। वी आर ओपन टू स्पोर्ट्स, वी आर ओपन टू कल्चरल एक्सचेंज, वी आर ओपन टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो क्या माइंडसेट है उनकी बेसिकली और हमारी इतनी अमन पसंद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप दोनों हुमा और अब्दुल्ला का शुक्रिया, बड़ी अच्छी आपने बात की है। मैं जब खुद खेलता था पाकिस्तान की तरफ से और कप्तान भी था, तो हमने भारत में जाके बड़े मैचेस खेले हैं और उस क्राउड में मैचेस खेले हैं जहाँ के 1 लाख का मजमा होता था। हमने देखा है स्पोर्ट्स में कभी भी सियासत नहीं आनी चाहिए, और अगर ये शुरू होती है तो वो भारत की तरफ से होती है, अभी नहीं माजी में भी। हमेशा जब एक दफ़ा पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए लखनऊ जा रही थी तो भारत ने उनको वीज़े नहीं दिए थे, और जिसकी वजह से पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम उसमें शिरकत नहीं कर सकी थी। इसी तरह भी स्नूकर के साथ हुआ, इसी तरह माजी में क्रिकेटर के साथ होता रहा है। और पिछली दफ़ा भी जो वर्ल्ड कप हुआ था, बड़ी मुश्किलों में उन्होंने उसके लिए वीज़े जारी किए थे। बात सारी ये है कि मैं बल्कि इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए जो वर्ल्ड बॉडीज़ हैं, जो FIH है, जो क्रिकेट की है, और जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे ये कहूँगा कि जब भारत एक दफ़ा नहीं माजी में कई दफ़ा इस फिल्म के वाक़यात कर चुका है, तो उनको कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं देना चाहिए। क्योंकि ये जो खेल होते हैं और खिलाड़ी होते हैं, ये तो अमन का पैगाम होते हैं। हम तो मोहब्बत लेकर जाते हैं, हम तो लोगों में मोहब्बत बांटते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान जो है वो अमन पसंद मुल्क है। हमने कभी भी लड़ाई झगड़े का सोचा भी नहीं है। और आप देखें, हमारे प्राइम मिनिस्टर से लेके अफवाज पाकिस्तान और एक आम शहरी, उसका उन तमाम लोगों का ये है कि हम अमन चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते। बिल्कुल। इस्लाहुद्दीन साहब, आपका अपना हम एक्सपीरियंस और ऑब्वियसली आपका इतनी लेगेसी है, आपकी इतना आपका इंटरेक्शन रहा है विद द इंडियन स्पोर्ट्स पीपल, विद द इंडियन फैंस, आप इतना आना जाना लाया। अब क्या टॉलरेंस लेवल जो है वो कम हो गया है या ज़्यादा हो गया है? क्योंकि हम जितना सोचते हैं सोशल मीडिया की वजह से हम सारे नज़दीक आए एक दूसरे के, हमें कभी कभार इस तरह लगता है कि वो टॉलरेंस लेवल जो है वो बर्दाश्त वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। देखिए, वहाँ पर भी जब खिलाड़ी जाते थे ना, तो जो आम आदमी है ना, अवाम जो है, वो खिलाड़ियों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। वो उनको खेलता हुआ देखना चाहते हैं, क्रिकेटर्स को भी, हॉकी को भी, और तमाम गेमों को, कि वो सामने देखें। लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जो उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अच्छा। जो इसके अगेंस्ट काम करना चाहते हैं, जो उनके भी मुल्की मफाद में नहीं है और हमारे भी मुल्की मफाद में नहीं है। वो जो अनासिर हैं, उनको किसी किस्म की कभी भी शय नहीं देनी चाहिए, उनको उसी जगह स्टॉप करना चाहिए। तो अगर इस तरह के माहौल होते हैं, खिलाड़ियों से तो बड़ा अच्छा माहौल बनता है। आप देखें कि किसी भी जगह जाते हैं, किसी भी मुल्क में जाते हैं, तो एक मिला सा लगा होता है। बिल्कुल। कोई आज अपने यहाँ आप कराएं और कोई किसी भी मुल्क में आप देखें, अभी एक PSL हो रही है, देखें आप वहाँ देखें, मैं उसकी ओपनिंग में भी था, एक स्टेडियम में एक बंदे की भी गुंजाइश नहीं थी। बाकी मैचेस को छोड़ें, मैं ओपनिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये क्या है, सब कुछ लोग अपनी अपनी जॉब छोड़ के एक्साइटमेंट है, और उसके बाद एक मोटिवेशन है।
अब उनको खिलाड़ियों को इंसेंटिव दे रहे हैं और बड़ा हेल्दी कंपटीशन होता है। पर आपसे ये जानना चाह रहे थे, जब इंडिया इस तरह की हरकत करता है कि वीज़े नहीं जारी कर रहे हैं और बायकॉट कर रहे हैं मुकाबलों का, और यहाँ तक कि क्रिकेट वर्ल्ड कप तक की बात कर दी थी, तो इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं, जो बॉडीज़ हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि फिर वेन्यू ना रखा करें इंडिया को। बदकिस्मती से जो FIH फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी जो वर्ल्ड बॉडी है, उसमें मैं 17 साल गोरे गुर्गियों के साथ काम किया है। बदकिस्मती से इस वक्त जो FIH के प्रेसिडेंट हैं वो इंडियन हैं। अच्छा, ऑब्वियसली मिस्टर बट्रा, वो जो है जाहिर है होम ग्राउंड का एडवांटेज ले रहे हैं, वो उन तमाम चीज़ों का एडवांटेज ले रहे हैं जो कि नहीं लेना चाहिए। वो अगर इस वक्त प्रेसिडेंट हैं तो पूरी दुनिया के प्रेसिडेंट हैं, बिल्कुल, वो इंडिया के तो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो उनको ये सोचना चाहिए, और इससे वो बजाय के खेलों को फ़ायदा हो, वो खेलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अच्छा, भारत ने कोई पहली दफ़ा नहीं किया, भारत ने कई दफ़ा मुख्तलिफ खेलों में पाकिस्तान के साथ हाँ करके ना की है। तो ज़रा हमें इसकी हाँ और ना के मोहतात रहना पड़ेगा कि कब वो हाँ कर रहे हैं और कब वो ना कर रहे हैं, क्योंकि उनकी हाँ जो है वो कुछ दिनों बाद ना हो जाती है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ वसूख से कि हमें हाँ करके और फिर वीज़े नहीं दिए गए थे। तो ये मैं तो प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि देखें, जंग जो है वो कभी भी मसाइल का हल नहीं होती। मसाइल का हल जो है वो बातचीत होती है। मैं आपको बताऊँ, हिरोशिमा एटमी जो एटम बम वहाँ किया, मैं वहाँ खुद गया हूँ उस जगह के ऊपर, मैंने वो जगह देखी है। 40 साल के बाद तक भी जो लोग वहाँ पर जो है उस ज़मीन के ऊपर कोई काश्तकारी नहीं हो सकी, वहाँ गड़े होते थे, और वहाँ जो बच्चे पैदा होते थे, किसी का हाथ टेढ़ा, किसी की उंगली टेढ़ी, किसी की टांग। कितने लॉन्ग लास्टिंग इसके जनरेशंस फिर आप देखें वियतनाम 40 साल जंग में रहा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मसाइल बाद में। अफगानिस्तान देखें, अफगानिस्तान तो अभी तक उसकी हालत देखें, शुमाली कोरिया देख लें, आप देख लें, आप जहाँ पर भी जंगें हुई हैं वहाँ नताइज अच्छे नहीं निकले और उनकी इकॉनमी तबाह हो गई है। ज़रूरत इस बात की होती है, जो बात हमने बाद में करनी है बातचीत, वो उसको पहले क्यों ना कर लिया जाए। और हम तो सब चाहते हैं, मगर चाहने का मकसद नहीं। अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब का मैं समझता हूँ बहुत ही उम्दा कोशिश उनकी, उन्होंने यानी ये समझे अमन की आखिरी हद को भी छू लिया है कि हर तरीके से उन्होंने करके देख लिया है। ख़ुद वो जब पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेलते थे तो वो बड़े एग्रेसिव बॉलर थे, फास्ट बॉलर थे। ज़ाहिर है फास्ट बॉलर जो बड़ा एग्रेसिव होता है, करते थे, लेकिन जितने तहम्मुल और सब्र का मुज़ाहिरा उन्होंने किया है और सारी कौम अफवाज पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ कि हर शख्स का, बल्कि मैं आपके इस प्रोग्राम से पैगाम देना चाहूँगा कि पाकिस्तान के हर शहरी का ये फ़र्ज़ है कि इस मुल्क की हिफाजत करे। ये इसकी हिफाजत करना हम सब का फ़र्ज़ है और ये फ़र्ज़ हम पर क़र्ज़ है, इस क़र्ज़ को हमें चुकाना होगा। ज़बरदस्त वक्त है कि हम सबको मिलकर, एक कहते हैं ना एक पेज, हम है ही एक पेज पे, हमारा दूसरा पेज है ही नहीं, पेज ही एक है हमारा, हम तो सब एक पेज पे हैं। इस्लाउद्दीन साहब जबरदस्त किस्म की हमारा पेज ही है, वी हैव नो अदर ऑप्शन, हम तो पीस ही चाहते हैं। जबरदस्त आपने इसको बात की है इस्लाउद्दीन सिद्दीकी साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर और बड़ा ही आपने अच्छा बहुत शुक्रिया। मोटिवेट भी दोनों के प्रोग्राम देखता हूँ और मेरा टाइम वो नाश्ते का होता है और आपका प्रोग्राम आ रहा होता है, दोनों बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं और आपकी जो वो कभी कभी हल्की फुल्की नोक झोंक है ना, वो भी 4 चांद लगा दिया। ये तो आजकल हम एक पेज पे हैं क्योंकि हालात ऐसे एग्जैक्टली, वरना नोक झोंक ही रहती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आपने वैसे नोट किया होगा। अच्छा सर, अभी 2 मिनट बैठ जाए आपका, हम हाँ जी हाँ ऑलराइट। सो आजकल हमारी जो नोक झोंक है ना कुछ कम हुई भी क्योंकि हम एक पेज पे हुए हैं। दैट इज सो ट्रू। देखिए इस्लाउद्दीन सर हमें बता भी गए हैं। अच्छा जी, वी हैव टू मूव ऑन नाउ और कुछ और आपको दिखाना चाहते हैं। वैसे ही आपको एक पर्सपेक्टिव भी देख रहे हैं कि हमारे स्टार्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस पाकिस्तान एंड एक्चुअली पाकिस्तानीज लिविंग अब्रॉड आल्सो फील द सेम वे। हमारे बहुत पॉपुलर फैशन डिज़ाइनर हैं दीपक परवानी। रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर फेथ यू माइट फॉलो, पाकिस्तानी अगर आप हैं तो आप और कोई बात नहीं कर सकते। एक ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने ट्वीट की है, वो हम अपने शो में शेयर करना चाहते हैं। हिंदुस्तान का दिखा रहे हैं हिंदुस्तानियों को भारतीय पायलट को रिहा करने के पाकिस्तानी फैसले का खैर मकदम करने के बजाय जब भारतीय अपनी हठधर्मी पर कायम रहे तो दीपक परवानी ने उन्हें शर्म दिलाई। दीपक ने लिखा कि पाकिस्तान ने जिस बड़े दिल का मुजाहिरा किया है, भारतीयों को इसका एतराफ़ करना चाहिए, ना कि इसे पाकिस्तान की कमजोरी समझना चाहिए। जबरदस्त। आगे बढ़ेंगे। एक चीज जिसने आवाम को बड़ा परेशान कर रखा है, गैस के इजाफी बिलों ने शहरियों को परेशान कर ही रखा था।
अब पेट्रोल भी महंगा हो गया है। बिजली महंगी होने की खबर, इसके अलावा है हुकूमत की तवानाई और पेट्रोलियम से मुतालिक पॉलिसियां आवाम को पसंद नहीं आ रही। वज़ीर आज़म को गैस बिलों के हवाले से इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की गई। इब्तदाई तहकीक में यह बात साबित हुई है कि 30% सारिफीन को इजाफी बिल भेजे गए। इमरान खान ने गैस के जायद बिल सारिफीन को वापस करने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत करती है, लेकिन अब दूसरी जानिब हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत महंगी कर दी। पेट्रोल 2 रुपये 50 पैसे फी लीटर महंगा हुआ। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपये 75 पैसे फी लीटर, जबकि मट्टी का तेल 4 रुपये बढ़ाया गया है। इसके साथ साथ फी यूनिट बिजली की कीमत 1 रुपया 80 पैसे महंगी करने के नोटिफिकेशन भी जारी हो गए। नापरा के मुताबिक बिजली जनवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत महंगी की गई है। आपको पता है कि आजकल खबरें कुछ और गर्मा गर्म हैं, लेकिन ये वो चीजें हैं जो बराह रास्त हमें असर डाल रही हैं, आवाम को असर डालेंगी। बिजली की तकसीमकार कंपनियां मार्च के बिलों में इजाफा सारिफीन से वसूल करेंगी, ताहम माहाना 50 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर इजाफे होगा, जो कि जाहिर है बहुत ही कम नंबर है। इसी पे हम बात भी करेंगे और सीनियर सहाफ़ी खालिद मुस्तफ़ा हमारे साथ हैं। खालिद मुस्तफ़ा साहब, पहले तो ऑब्वियसली ये बता दें कि गैस की कीमत जितनी बढ़ाई गई है बिल इस तनासिब से तो ऑब्वियसली नहीं मिल रहा, ये तो कई गुना बढ़कर मिल रहे हैं। तो क्या पता चल सका है अब तक, क्या वजह है इसकी, क्या चल रहा है? तकरीबन 48,000 जो कंज्यूमर हैं वो ऐसे हैं जिनका जो बिल है 100% से लेकर 200% तक बढ़ गया है, और जो 3.4 मिलियन लोग हैं वो उनका जो बिल बढ़ा है, किसी का 10% बढ़ा है, किसी का 5% बढ़ा है, किसी का 50% बढ़ा है, किसी का 25% बढ़ा है, तो वो प्रेशर फैक्टर की वजह से बढ़ा है। लेकिन ये जो 48,000 जो कंज्यूमर हैं इनका तकरीबन 200% तक जो बिल है वो बढ़ गया है। उसकी मेन वजह ये थी कि एक जो स्लैब बेनिफिट ख़त्म कर दिए गए थे, दूसरे 7 स्लैब बनाए गए थे, और वो उनकी जो कीमतें हैं वो तकरीबन 143% इंक्रीज़ कर दी गई थी। यही वजह है कि गैस की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, लोगों ने रिसीव किया है बिल को। खालिद साहब, ये बताइएगा कि पेट्रोल के नर्ख भी बढ़े हैं, जिस तनासुब से इजाफा हुआ है, क्या आलमी मंडियों के साथ मुताबिकत की वजह से है ये इजाफा, या फिर हुकूमत की अपनी पॉलिसियों की वजह से ये कीमतें बढ़ी हैं? देखें जी, इस वक्त जो मेन फैक्टर है वो तो ये है कि जो डॉलर की डिवैल्यूएशन हुई है 35%, उसका इम्पैक्ट आ रहा है, और साथ साथ जो इंटरनेशनल मार्केट में जो फ्लक्चुएशन होती है उसका भी असर पड़ता है। और चूँकि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा जो है डेफिसिट का सामना है, तकरीबन अभी 6 महीनों में उन्हें तकरीबन 180 बिलियन रुपीस की जो है वो शॉर्टफॉल है, तो उनको भी पूरा करना है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है इस पे जो हमारा जो टैक्सेशन है वो भी कम नहीं की जा रही, जिसकी वजह से ये टैरिफ बढ़ जाता है, और ज़ाहिर है जो इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस अगर आप बढ़ जाती हैं तो उसका भी इम्पेक्ट आता है। लेकिन मेन इम्पेक्ट जो है वो डॉलर की जो कीमत बढ़ गई है 35% और रुपये की कीमत कम हुई है, उसका बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट है, और यही जो है हीट जो है ये जो है ना वो फील कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और खालिद मुस्तफ़ा साहब हमसे बात कर रहे थे। वी विल मूव ऑन नाउ। और एक सवाल आया जो काफ़ी देर से एक्चुअली कहीं से नहीं आया, वरना तो आपके ही सवाल होते हैं। ये हम सोच रहे थे, मैं और अब्दुल्ला, कि ये भी आब्दी साहब से हमें पूछना चाहिए। आब्दी साहब अस्सलाम वालेकुम। आब्दी साहब, जिस तरह तेज़ी से हर चीज़ सिमट कर एक मोबाइल में समा गई है, बुक्स अवेलेबल, हाँ, मतलब एवरीथिंग इज इन योर हैंड ऑन योर मोबाइल, तो हम ऑब्वियसली समझ लें कि क्या लाइब्रेरी की अहमियत कम होती जा रही है, क्योंकि लाइब्रेरी नहीं होगी तो नौजवान में ऑब्वियसली पढ़ने लिखने का जो सलाहियत है या फिर जो इंटरेस्ट है, जो शौक है किताब को खोल के पढ़ना, वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। और लाइब्रेरी साइंसेज जिसमें लोग जाके मास्टर्स करते थे और पोस्ट ग्रेजुएशन करते थे, वो क्या होगा उसका? जो फिज़िकल लाइब्रेरीज़ हैं उनका जो है, क्या मोबाइल उनको टोटली रिप्लेस कर देंगे? ऐसा नहीं है, इसलिए कि लाइब्रेरी के अंदर आपको और फैसिलिटीज़ होती हैं, बच्चे को एक माहौल मिलता है। फिर जितनी भी मॉडर्न लाइब्रेरीज़ हैं, इवन वेस्ट में भी ग्रुप स्टडीज़ के लाउंज बने होते हैं। फिर जो मल्टीमीडिया के तहत वहाँ पर जो इक्विपमेंट लगा होता है, उसके तहत आप लर्निंग को लर्न कर सकते हैं चीज़ों को। उसके अलावा मुख्तलिफ़ रिसर्च जर्नल्स हैं, अखबार हैं, या इस तरह की चीज़ें जो वहाँ पर मुहैया होती हैं, वो आप इतनी जल्दी स्मार्टफ़ोन पर डाउनलोड या एक्सेस नहीं कर सकते।
तो मैं इस बात को तो नहीं मानता कि फ़िज़िकल लाइब्रेरी जो है स्मार्टफोन उसको टोटली रिप्लेस कर देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि तेज़ी से बढ़ती हुई जो टेक्नोलॉजी है उसने जो है ई लर्निंग को और इंफॉर्मेशन को वाकई मोबाइल फ़ोन पर वो आ गई है और ये एक टेक्नोलॉजी है, इसका इस्तेमाल है, लेकिन साथ साथ फिजिकल लाइब्रेरी हमें ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। एक बड़ी हैपनिंग किस्म, देखिए ज़रा क्या माहौल है पाकिस्तान का विज़-अ-वी इंडिया और सब कुछ टेंशन चल रही है, लेकिन शादियां चल रही हैं उसी जोश और जज्बे के साथ, उसी जोश बल्कि इनफैक्ट मोर सो। तो महविश हयात के भाई की शादी हुई है और बड़ी धूमधाम से हुई। Alright, so she's looking stunning, बहुत अच्छी लग रही है। अली काज़मी भी मुझे नजर आ रहे हैं, आप देख रही हैं। और भाई की शादी हो ना अब्दुल्ला तो बड़ी जेन्युइन किस्म की खुशी निकल रही होती है। So you want to like rock and roll and dance और काफी स्टार स्टडेड भी थी, भाई को भी देख लें। और बड़े स्टार्स मौजूद थे भाई, और ये जो गाना है था ये I think the bride is so pretty the bride and I like what she's wearing as well.